गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अध्ययन करेंगे टेक्निक्स ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग, कर्मचारी मंत्रणा की तकनीकें। औद्योगिक संगठनों में कर्मचारी मंत्रणा का विशेष इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है और इस महत्व के होने के कारण इसके आयोजन का मुख्य उत्तरदायित्व प्रबंधकों या सलाहकारों पर होता है। ये अपने इस प्राथमिक दायित्व का निर्वाह संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। यानी इस कार्य को जो काउंसलिंग करते हैं प्रबंधक या सलाहकार अपने अधीनस्थों की या अपने कर्मचारियों की, तो वो कम्युनिकेशन या संप्रेषण के द्वारा करते हैं। भावात्मक जो समस्याओं के समाधान हेतु कर्मचारी के साथ किए जाने वाले विचार विमर्श में सलाहकार को संप्रेषण प्रक्रिया का बहुत ही सावधानी और चतुराई से प्रयोग करना होता है। उसे जहां एक और समस्याग्रस्त कर्मचारी की समस्या को ध्यान से सुनना एवं समझना है, वहां दूसरी ओर आवश्यक समायोजन हेतु कर्मचारी का सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त करना होता है। अतः उसे अंतर व्यक्तिगत व्यवहार की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो अंतर व्यक्तिगत व्यवहार की प्रमुख विशेषताओं को एक जो मॉडल है, सामान्य प्रतिरूप, जिसे हम जौहरी खिड़की के नाम से जानते हैं, जौहरी विंडो कहा जाता है, उसके माध्यम से यह अध्ययन किया जा सकता है कि किस प्रकार से कौन से कर्मचारी को कौन से एरिया के यानी उनको क्षेत्र वाइज सेलेक्ट किया जाता है और उसकी भावात्मक स्थितियों को देखते हुए उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ये जौहरी विंडो में इसी प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए अलग अलग ऐसे एरिया के अंतर्गत उनको डिवाइड किया जाता है और फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो जौहरी खिड़की जैसे अपन देख रहे हैं, इसमें 4 इसके अंदर जो फील्ड हैं, 4 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे स्वयं को ज्ञात और स्वयं को अज्ञात, तो अन्य को ज्ञात और अन्य को अज्ञात। तो इसमें जैसे स्वयं को ज्ञात में स्वतंत्र क्रिया का क्षेत्र, ये फर्स्ट एक एरिया है जिसमें स्वतंत्र क्रिया यानी फ्रीडम एक्टिविटी के रूप में उनको देखा जाएगा और वो स्वयं को उसको ज्ञात होगा। स्वयं को अज्ञात अन्य क्षेत्र, ये सेकंड है, जिसमें स्वयं को यानी वो नहीं जानते हैं और ये इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को देखा जाता है। छिपाया, तीसरा जो क्षेत्र है वो है छिपाया हुआ क्षेत्र और चौथा जो क्षेत्र है वो अज्ञात क्षेत्र। तो एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया और अननोन एरिया। तो ये इस प्रकार के 4 क्षेत्रों के अंतर्गत जौहरी खिड़की को बांटा गया है और इस प्रकार से इसके माध्यम से कर्मचारियों की काउंसलिंग का कार्य किया जाता है। तो अपन इन चारों क्षेत्रों के बारे में देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से कर्मचारियों की काउंसलिंग, कर्मचारी मंत्रणा का कार्य किया जाता है। यह प्रतिरूप 2 मनोवैज्ञानिकों जैसे जोसेफ लुफ्ट एवं हैरी इंघाम द्वारा प्रतिपादित है। इस प्रतिरूप में अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में किस व्यक्ति की संपूर्ण विशेषताओं को 4 क्षेत्रों में बांटकर स्पष्ट किया गया है। यह प्रतिरूप अंतर व्यक्तिगत व्यवहार के 2 आयामों को स्वयं एवं अन्य को प्रतिनिधित्व करता है। इस मॉडल में यह दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति के व्यवहार एवं अभिप्रेरण की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें वह स्वयं जानता है और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें वह स्वयं नहीं जानता है। तो इसी प्रकार उस व्यक्ति के व्यवहार एवं अभिप्रेरण की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी अन्य व्यक्तियों को होती है और नहीं भी होती हैं, जिनके साथ वह अन्य क्रियाएं करता है। तो इस प्रकार यह प्रतिरूप किसी व्यक्ति की अंतर व्यक्तिगत विशेषताओं का जो विस्तृत विवरण है वो प्रस्तुत करता है, जिससे मंत्रणा का कार्य सरल हो जाता है, यानी काउंसलिंग का कार्य इजी हो जाता है। तो अब इसमें अपन देखते हैं क्षेत्र 1, एरिया 1। जौहरी खिड़की में यह क्षेत्र स्वतंत्र क्रिया का क्षेत्र
यानी एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी है और सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक एरिया के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति के बारे में विभिन्न सामान्य सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी अन्य व्यक्तियों को जानकारी होती है, जैसे उस व्यक्ति का नाम, आयु, शारीरिक बनावट, परिवार एवं संगठनात्मक संबंधन आदि। इससे यह विदित होता है कि किसी सीमा तक दो या अधिक व्यक्ति मिलकर साथ में कार्य कर सकते हैं और अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र का विस्तृत होना यह बताता है कि उस व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के साथ अधिक मिलनसारिता या संपर्क है। सेकंड एरिया जिसमें जौहरी खिड़की का यह क्षेत्र अंधा या अज्ञानता क्षेत्र ब्लाइंड एरिया माना जाता है और इसमें व्यक्ति के व्यवहार एवं अभिप्रेरण के उन पहलुओं को सम्मिलित किया गया है जिन्हें वह व्यक्ति जानते हैं लेकिन वह स्वयं नहीं जानता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्षमताओं तथा कमियों यथा अयोग्यताएं, बुरी आदतें और अक्षमताएं आदि के बारे में होती हैं। हमारी यह सामान्य प्रवृत्ति है कि जब हमें अज्ञात शक्ति यानी ताकत की जानकारी होती है तो बहुत प्रसन्नता होती है और अज्ञात कमियों की जानकारी होने पर प्रतिकूल महसूस होता है और उन्हें स्वीकार करने का हम प्रतिरोध करते हैं। तो हम तो उन बातों को सुनना तक पसंद नहीं करते जिनमें हमें दुख होता है और हम केवल उन्हीं बातों को सुनना पसंद करते हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं और उन्हें सुनना पसंद नहीं करते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, चाहे वे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो इस प्रकार हम हमारी कमियों, अज्ञानताओं को दूर करने की बजाय उन पर दृढ़ बने रहना चाहते हैं। अतः यह उपयुक्त यानी प्रतीत होता है कि हमारे लिए कमियों को सुनना उतना ही कठिन है जितना कि दूसरे व्यक्तियों की कमियों का पता लगाना सरल होता है। तो यदि हमारे में से कोई दो व्यक्ति अपने विवेक एवं ज्ञान का प्रयोग एक दूसरे की कमियों का पता लगाने के लिए करें तो हम सभी अपनी अपनी कमियों से अवगत होकर सतर्क हो सकते हैं और इस प्रकार हमारी अज्ञानता अथवा अंधीपन का क्षेत्र कम हो जाएगा और सामान्य जो समझ का क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाएगा। तो इस हेतु जो प्रयोगशाला प्रशिक्षण लैबोरेटरी ट्रेनिंग अधिक उपयुक्त है। इस प्रशिक्षण को टी समूह प्रशिक्षण यानी टी ग्रुप ट्रेनिंग अथवा अति संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने सामान्य विवेक एवं ज्ञान का प्रयोग करते हुए परस्पर अपनी अपनी अज्ञात कमियों की जानकारी करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र 3 एरिया थर्ड में जौहरी खिड़की का यह क्षेत्र छिपाया हुआ अथवा बंद क्षेत्र हिडन और क्लोज्ड एरिया है। यह वह क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार एवं अभिप्रेरण की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी उसे स्वयं को तो होती है लेकिन जिनके साथ वह अन्य क्रियाएं करता है उनको संपर्क में आने के पश्चात ही जानकारी होती है। तो यह क्षेत्र नकाब या आवरण मास्क के समान है जिसके पीछे हम हमारा चेहरा छिपाए रहते हैं। ऐसी स्थिति अन्य व्यक्तियों की भी होती है। मनुष्य में यानी एक ये सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह अन्य व्यक्तियों को वही विश्वास कराता है जिसके बारे में वह विश्वास कराना चाहता है। तो वह अन्य सभी सत्य बातों को छुपा लेता है अर्थात जानकारी देना नहीं चाहता है। छिपाने का यह कार्य मनुष्य के द्वारा जानबूझकर अथवा अनजाने में किया जा सकता है। जब कोई अधीनस्थ अपने कृत्य की अपेक्षा के अनुरूप निष्पादन नहीं करता है तो उसके बारे में उचित अधिकारी की क्या राय है अथवा क्या मूल्यांकन है, इसकी जानकारी उच्च अधिकारी कई कारणों से अधीनस्थ को नहीं देता है अर्थात छुपाव कर लेता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपनी कमियों और अपनी अक्षमताओं के बारे में अज्ञात ही रहता है और यह मान लेता है कि जो कार्य पूर्व में किया है वह सही ही किया है अतः भविष्य में भी उसी तरह करने के लिए तत्पर रहता है और इस प्रकार उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों की अक्षमताओं को जितना अधिक छिपाते हैं उतना ही अधीनस्थ अपनी अक्षमताओं के बारे में अज्ञात बना रहता है।
ठीक इसी तरह अधीनस्थ भी अपने उच्च अधिकारियों के बारे में कई कारणों से विभिन्न आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं करते हैं और इस प्रकार दोनों की अज्ञानता का दायरा बढ़ता ही रहता है, जो अंतर व्यक्तिगत संबंधों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः अंतर व्यक्तिगत अन्य क्रियाओं की प्रभावपूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्षेत्र 2 एवं क्षेत्र 3 को सीमित करना चाहिए तथा क्षेत्र 1 को स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों की जागरूकता, विवेक एवं ज्ञान आदि से विस्तृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्षेत्र 4, जौहरी खिड़की का यह क्षेत्र अज्ञात अथवा अंधकारपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिसके बारे में व्यक्ति स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को जानकारी नहीं होती। कुछ मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को अनजान क्षेत्र, अनकॉन्शियस एरिया के रूप में लेते हैं और यह मानते हैं कि यह क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों में विस्तृत है। वे इस क्षेत्र को व्यक्ति की छुपी हुई इच्छाओं, आवेगों एवं याददाश्तों का प्रतिनिधित्व करने वाला समझते हैं। व्यवहार में इस क्षेत्र का विशेष महत्व नहीं होता है। अतः दिन प्रतिदिन के व्यवहार में जब हम सामान्य यानी नॉर्मल वयस्क व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं तो इस क्षेत्र की विशेष सार्थकता नजर नहीं आती है। इसलिए व्यक्तिगत एवं अंतर व्यक्तिगत प्रभावपूर्णता के लिए पूर्व वर्णित क्षेत्र 1, 2 एवं 3 की ओर से ही विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्मचारी मंत्रणा के लिए जौहरी खिड़की प्रतिरूप का विशेष महत्व है। इसके अध्ययन से पर्यवेक्षक को एक प्रभावी सलाहकार बनने में मदद मिलती है। वास्तव में जो एम्प्लॉई काउंसलिंग है या कर्मचारी मंत्रणा में यह प्रतिरूप इतना प्रभावी साबित होता है कि दोनों पक्षकारों को अपनी अपनी विशेषताओं की जानकारी हो जाती है और वे दृढ़ता, जिद्दीपन को परित्याग कर अंतर व्यक्तिगत व्यवहार में सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो ये एक इस प्रकार का प्रतिरूप है, मॉडल है, जिसके माध्यम से एम्प्लॉई काउंसलिंग की जाती है। इसमें संप्रेषण और मंत्रणा, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, मंत्रणा एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध है। द्विमार्गीय संप्रेषण के लिए संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य विचारों, भावनाओं एवं सम्मतियों का आदान प्रदान ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु इनके मध्य परस्पर समझ एवं विश्वास भी होना चाहिए। कर्मचारी मंत्रणा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य आपसी समझ एवं विश्वास का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे दोनों पक्षकारों को लाभ होता है। कर्मचारी मंत्रणा संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती है और प्रबंधक इस संप्रेषण व्यवस्था के माध्यम से संयुक्त सभाओं में सामान्य समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं तथा कर्मचारियों को प्रस्तावित परिवर्तनों एवं नवीनतम सूचनाओं से अवगत कराते हैं। ऐसा होने से कर्मचारी आवश्यक सूचनाओं, संवादों, आदेशों एवं निर्देशों को आसानी से समझ लेते हैं तथा बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेते हैं। तो परिणामतः कर्मचारियों की ओर से संस्था में स्वैच्छिक समर्थन और हार्दिक सहयोग यानी खुद की इच्छा से सहयोग लगभग निश्चित हो जाता है और कर्मचारी मंत्रणा व्यवस्था से प्रबंधकों को कर्मचारियों के विचारों, भावनाओं, शिकायतों एवं परिवेदनाओं से अवगत रखा जा सकता है, जिससे उनके साथ व्यवहार में ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।